अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी तो मिसाली सूरत हाल थी। ऐसे हालात माजी में शायद ही किसी और हुकूमत को मिले हों कि सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तारीख के मजबूर तरीन वजीर आज़म हैं वजीर आज़म इमरान खान। इदारों में मिसाली हम आहंगी, कमज़ोर अपोजिशन और मस्बत खबरें देने वाला मीडिया, तनकीद करने वाले मीडिया की आज़ादियों पर सख्तियां आयद की गई, मीडिया को मस्बत खबरें दिखाने की हिदायत की गई। मगर अब सूरत हाल बदल रही है, इदारों में तनाव बढ़ रहा है, अपोजिशन नए इंतखाबात की बातें कर रही है। वो इत्तेहादी जो हुकूमत की हर बात पर वाह वाह करते थे आज इसी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। कल चेयरमैन नैब ने हवा के रुख बदलने की बात की जो माजी में सिर्फ अपोजिशन की तरफ चलती थी। और सबसे अहम बात यह है कि आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का जवाब दिया। इस बयान का जवाब वज़ीर आज़म ने वो बयान जो वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले दिया था, चीफ जस्टिस ने आज तकरीर अंग्रेज़ी में की और जब उन्होंने वज़ीर आज़म को जवाब देना शुरू किया तो उर्दू में बोले, तफसील से बोले। वज़ीर आज़म के तमाम एतराज़ात का तफसील से जवाब दिया, अपनी कारकर्दगी भी बताई, एदाद व शुमार के साथ बताई और हुकूमती ताउन पर भी बात की। ताकत और कमज़ोर के केस के हवाले से जो वज़ीर आज़म की तनकीद थी उसके भी हवाले दिए, उस पर भी जवाब दिया और यह भी कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला अदलिया ने नहीं किया बल्कि यह फैसला खुद वज़ीर आज़म ने किया था। चीफ जस्टिस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर मीडिया की मेहरबानी से कोई शख्स ताकतवर कहलाता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप उन 36 लाख केसेस को भूल जाएं जिनको अदलिया ने दिन रात मेहनत करके निपटाया। ये कहना कि कोई अदम तवाजुन है, इस पर दोबारा से गौर करें। At this stage, I am reminded of what the Honorable Prime Minister of Pakistan said 2 days ago. अब मैं ज़रा उर्दू में बात करता हूँ। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा खुशायंद ऐलान 2 दिन पहले किया कि इंसाफ के सेक्टर में वो तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए हम किसी और महकमों से निकाल के हम आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये मैं इस बात का खैर मकदम करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया विदाउट रिसोर्सेज, अब हमें वाकई रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही थी और बहुत ही टाइमली उनका ऐलान है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ और भी फरमाया ताकतवर और कमज़ोरों के बारे में। वो मामला चूँकि जिस तरफ उनका इशारा था वो मामला पेंडिंग है तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके थ्रू सारे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि हमारे जुडिशरी में इस वक्त तकरीबन 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स हैं, फ्रॉम सिविल जज टू सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसों का फैसला किया है। उन 36 लाख में से शायद 1 या 2 कोई ताकतवर लोग होंगे। वो सब नातवा कमज़ोर तबका जिसके केसेस नहीं सुने जा सकते थे, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। तो अगर कोई मीडिया की मेहरबानी से अगर कोई शख्स ताकतवर कहलाता है या वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रोजेक्शन मीडिया की आ जाती है तो ये उसका हरगिज़ तासुर नहीं है कि उन 36 लाख लोगों को आप भूल जाएं जिनको अदलिया ने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसेस में जो फ़ैसले किए हैं वो इस तरह नातवा हैं, इतने नाकमज़ोर हैं कि आपको उनका पता भी नहीं है। तो ये कहना कि कोई इम्बैलेंस है, इस पे ज़रा दोबारा से गौर कीजिए। इस पर ज़रा दोबारा से गौर कीजिएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब देते हुए मज़ीद कहा कि ताकतवर का ताना हमें ना दें, हमारी नज़र में सिर्फ एक चीज़ ताकतवर है और वो कानून है। वज़ीर आज़म को पता होगा कि किसी को बाहर जाने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी। अदालत में बहस तो तरीक़ा कार पर हुई। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें, हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता,
लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात किए रहें। और हम सबको बहुत उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई इंसान नहीं है इस हमारी मौजूदगी में। तो लेकिन अगर कोई इतने लगन के साथ, जज्बे के साथ कोई काम कर रहा हो तो उसको इनकरेज करें, फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि वक्त के साथ साथ हम बदल रहे हैं, हम सिर्फ कानून के तहत फैसला करेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक वज़ीर आज़म को हमने नाअहल किया, एक को सजा दी और एक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने वाला है। चीफ जस्टिस ने जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह हाथ भी लहराए। हम बदल रहे हैं। हमें मिसालें दी जाती हैं पहले की, 2009 से पहले की अदलिया से हमारा कंपैरिजन ना करें। ये 2009 एक ऐसा साल था जिसके बाद अदलिया मुख्तलिफ है, आज़ाद है। कुछ कहते हैं फियरलेसली, कोई कहते हैं मादर पिदर आज़ाद। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब, वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने खिताब के दौरान सामीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके जरिए ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं बिना किसी ज्यादा अखराजात के, और ये सब करते हुए हमने हुकूमत से एक आना तक नहीं मांगा, एक जज नहीं मांगा। जो भी तबके हमारे जजेस पर एतराज़ करते हैं वो थोड़ा एहतियात करें। ये बहुत अहम बयान है। वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब भी है, क्योंकि मुसलसल हुकूमत की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अदलिया ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम लेकर कहा था कि हमारे मुल्क को इंसाफ देकर आज़ाद कराएं। पाकिस्तान में ये तासुर है कि ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमजोर के लिए दूसरा कानून है। इस तासुर को ठीक करें। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के इस बयान पर चीफ जस्टिस का आज जवाब आया। आज वज़ीर आज़म की सरबराही में पार्टी तर्जुमानों का फिर इजलास भी हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को चीफ जस्टिस के बयान पर तबसरे से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ की सेहत पर अब भी कोई सियासत नहीं करेंगे। लोग खुद नवाज शरीफ की लंदन में सरगर्मियां देख रहे हैं। अब ये पहली दफ़ा नहीं है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की सेहत पर पार्टी तर्जुमानों को मना किया हो, सियासत ना करने की बात की हो, मगर उसके बावजूद पार्टी तर्जुमान
मुसलसल इस पर बयानबाजी करते रहे हैं और एक अजीब सी सूरत हाल है। माजी में शर्जील मेमन का केस हो, डॉक्टर आसिम का केस हो, तो तनकीद ये होती थी कि ये व्हील चेयर पर बैठते हैं, अस्पताल के कमरे से तस्वीर खिंचवाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दिखाते हैं, इसलिए दिखावा करते हैं, ऑप्टिक्स करते हैं। नवाज शरीफ के केस में उल्टा है। अब तनकीद ये हो रही है कि डॉक्टर्स ने तो कह दिया, खुद हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने तो कह दिया, वजीर आजम ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, तमाम रिपोर्ट्स कह रही है नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, मगर नवाज शरीफ व्हील चेयर पर क्यों नहीं बैठ रहे, दिखावा क्यों नहीं कर रहे। तनकीद का रुख बदल गया है। 2 दिन पहले वजीर आजम का एक बयान सामने आया, उन्होंने खुद कहा कि काबीना की अक्सरियत नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ थी, मैंने रहम खाकर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। इससे 1 हफ्ते पहले वजीर आजम ये कह चुके थे कि मैं उन पर रहम क्यों खाऊं। फिर आगे चलकर उन्होंने अदलिया से शिकवा किया कि 2 निज़ाम क्यों हैं, ECL का मामला हुकूमत का डोमेन है, ये हुकूमत का इख्तियार है, मगर हुकूमत ने कोशिश की कि जिम्मेदारी उस पर ना आए और जब ये मामला अदालत गया, अदालती फैसला आया तो हुकूमत ने अदलिया पर ही तनकीद शुरू कर दी, मुतालबा भी किया। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने बयान दिया, फिर कल वफाकी वज़रा के बयान सामने आए, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस का अहम बयान सामने आया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तनाव की कैफियत नज़र आ रही है, अपोजिशन दबाव बढ़ा रही है, नए इंतखाबात की बात कर रही है, हुकूमत के खात्मे की तारीखें दे रही है, इत्तिहादी खुलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मायूसी का इजहार कर रहे हैं, मीडिया पर बयानात दे रहे हैं और हुकूमत उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इत्तिहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया है। इस हवाले से राब्ता कमेटी कायम की गई है, जिसमें परवेज़ खटक, शहजाद अरबाब और जहांगीर तरीन शामिल हैं। इस कमेटी ने इत्तिहादी जमात MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की है और उन्हें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि MQM के 13 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद को तेज़ किया जाएगा। साथ ही इस मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि पीर को सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत दोबारा मुलाकात होगी और इस मुलाकात में गवर्नर सिंध, वजारत खजाना और मनसूबाबंदी के हुकाम शिरकत करेंगे। सिर्फ MQM नहीं, GDA और काफ लीग भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी हैं। वो मीडिया जो मज़बूत खबरें नशर कर रहा था, अब उसके लिए तनकीदी खबरों को रोकना मुश्किल हो गया है। वो नैब जो खुलकर कह रही थी कि पहले 25 से 30 सालों का हिसाब होगा, उसके बाद चंद माह वालों को देखेंगे, अब वही चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है। मगर सवाल ये उठ रहा है चेयरमैन नैब के बयान के बाद कि जो एहतसाब हवा के रुख के साथ बदले, वो क्या एहतसाब होगा। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। नैब नए मुहाज की तरफ बढ़ रही है। ये हालात अचानक बदल गए हैं। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी तो सूरत हाल मिसाली थी। एक मिसाली सूरत हाल के साथ तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही थी। तज्ज़ियाकार अपोजिशन पर तनकीद करते थे, जब अपोजिशन एहतजाज की बात करती थी कि इस वक्त एहतजाज का मौका नहीं है। अदलिया के साथ हुकूमत के ताल्लुकात मिसाली थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने डैम फंड कायम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद उस डैम फंड की ओनरशिप ले ली। उस वक्त के चीफ जस्टिस से नहीं कहा कि आप गरीब के एहतसाब के लिए और गरीब के इंसाफ के लिए कोशिश करें, बल्कि डैम फंड में हिस्सा डालना शुरू कर दिया। सूरत हाल ये थी कि चीफ जस्टिस डैम फंड के लिए बरतानिया गए तो उनकी मेज़बानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त अनिल मुसर्रत ने की। डैम फंड के लिए उनके बैरून मुल्क दौरों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा साथ साथ खड़े नजर आए। मिसाली ताल्लुकात थे। फिर नए चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म की बजाय अपने काम पर तवज्जो दी, ज़ेर इल्तवा केसेस पर तवज्जो दी। नैब अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने लगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। चेयरमैन नैब ने उस वक्त वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं पहले पुराने मुकदमात का हिसाब लूंगा, पुराने मुकदमात का पहले हिसाब होगा। एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इक़्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इक़्तिदार रहा, तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। उस वक्त भी चेयरमैन नैब पर तनकीद हुई थी कि ये कैसा एहतसाब है कि आपने फैसला किया हुआ है माजी का, और माजी में भी जो माजी में इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ रहे मगर अब तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, आप उनका एहतसाब क्यों नहीं करते, मगर कार्रवाई नहीं हो रही थी। और उस वक्त जो एहतसाब हुआ, अगर उस पर तनकीद हो रही थी तो हवा के रुख के बदलने के साथ जो एहतसाब होगा उस पर भी तनकीद होगी। अगर हुकूमत को नैब अनफेयर अंदाज में टारगेट करेगा तो वो भी गलत होगा। अब ये मिसाली ताल्लुकात थे, मगर अब इस वक्त सूरत हाल बदल गई है। क्या सूरत हाल है? हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। उन चारों की राय आपके सामने रखेंगे कि आखिर इस्लामाबाद में हो क्या रहा है। सबसे पहले हामिद मीर साहब, एक ज़ाहिर है एक बहुत ही ज़बरदस्त सूरत हाल थी। 15 महीने पहले कहा जाता था कि मुल्क की तारीख के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म है, अक्सरियत नहीं है मगर ताकत बहुत है, क्योंकि इदारों की सपोर्ट है, मीडिया की सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट हो, इसके अलावा अदलिया हो, सब एक पेज पर नज़र आ रहे थे कि भाई ये मुल्क में इस हुकूमत को सपोर्ट करना है। ये अचानक आपको लगता है कि पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है और वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उसका जो जवाब उन्हें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आज मिला है वो दुरुस्त जवाब है? वज़ीर आज़म को तकरीर पहले नहीं करनी चाहिए थी जब फैसला ही उनका था, ECL से नाम हटाने का इख्तियार भी उनका था।
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो उनके बारे में आम तासुर यही था कि उनको पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों की हमायत हासिल है और मीडिया भी उनके साथ बहुत फ्रेंडली था और हवाएं तो उनके हक में चल रही थी। लेकिन उसके बाद 3 महीने गुजरे, फिर 6 महीने गुजरे, उन्होंने कहा कि आप हमें 6 महीने दे दें, उसके बाद तनकीद करें। 6 महीने गुजर गए, फिर कहा 9 महीने दे दें, फिर 1 साल गुजर गया और फिर आपने देखा कि अचानक इमरान खान साहब जो हैं वो पहले तो सिर्फ अपोजिशन के साथ मुहाजरा ही कर रहे थे, फिर उन्होंने मीडिया के साथ मुहाजरा ही शुरू कर दी, फिर उन्होंने जुडिशरी के साथ भी मुहाजरा ही शुरू कर दी और फिर उन्होंने अंदर अपने साथ ही मुहाजरा ही शुरू कर दी। यानी कि इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर भी उनके बहुत ग्रुपिंग हो गई है, जो कि एक कोई सीक्रेट नहीं है, वो सबको पता है। तो मैं ये नहीं समझता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई उनको आज कड़ा जवाब दिया है या कोई उनके खिलाफ कोई बयान दिया है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने एक ताना मारा गया जुडिशरी को, उन्होंने उसका एक बहुत नरम अल्फाज में बहुत पोलाइटली उसको रिस्पॉन्ड बैक किया है, यानी कि क्लैरिफिकेशन किया उन्होंने। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि उन्होंने उसको कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कुछ हकायक बयान किए हैं। आप देखें जो वज़ीर आज़म का 2 दिन पहले का जो स्टेटमेंट था उसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए कोई और कानून है। तो उन्होंने तो परसेप्शन की बात की थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रियलिटी आपके सामने पेश किया है, हकायक का आईना आपको दिखाया है कि भाई आप उस जुडिशरी पे तानाजनी कर रहे हैं जिस जुडिशरी ने एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल करार दिया, दूसरे वज़ीर आज़म को अकामा में उन्होंने ना सिर्फ नाअहल करार दिया बल्कि फिर उसको एक और केस में कन्विक्ट कर दिया और वो जेल चले गए। और उस वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की जुडिशरी ने बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। ये पहले आपकी काबीना का फैसला था। काबीना ने कहा था कि 4 हफ्ते के लिए वो इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं, सिर्फ मोडेलिटीज़ तय किए हैं हाई कोर्ट ने। तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले जुडिशरी पर तानाजनी की और उसके बाद फिर उनके बहुत से वज़रा जो हैं उन्होंने बयानात दिए और फिर उनके कुछ वज़रा जो हैं वो यानी कि ट्वीट्स कर रहे हैं, कुछ वीडियोस को टैग कर रहे हैं उसमें, तो एक कैंपेन चला दिया है तहरीक इंसाफ ने जुडिशरी के खिलाफ। तो जब जुडिशरी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला एक हुक्मरान जमात एक करैक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलाएगी तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये राइट नहीं है कि वो एक सेमिनार में खड़े होकर, किसी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर वो उसको पोलाइटली रिस्पॉन्ड बैक करें? उन्होंने उसको पोलाइटली रिस्पॉन्ड बैक किया है। जहाँ तक चेयरमैन नैब ने कहा कि हवाओं का रुख बदल गया है, तो इसका मतलब है कि वो हवा के रुख पे फैसले करते होंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया है मैं उसको बिल्कुल चेयरमैन नैब के बयान से बिल्कुल अलग समझता हूँ। चेयरमैन नैब का एक बैकग्राउंड है, आप उनको उसको जानते हैं और उन्होंने जो बयान दिया है मेरे ख्याल से वो नामुनासिब बयान था। सुलभ साहब, आपका क्या ख्याल है? आपने गुज़िश्ता दिनों भी कहा कि हुकूमत कमज़ोर इस वक्त हो रही है, अब क्या आप उसी कमज़ोरी का तसलसल समझते हैं? वज़ीर आज़म ने बात की, चीफ जस्टिस की तरफ से ज़ाहिर जवाब सामने आया और उसके बाद हुकूमती वज़रा को मना कर दिया गया कि अब आप इस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा ख्याल है कि वो वर्क उल्टा जा चुका है। ये जब धरने हुए, धरने की टाइमिंग के साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरम हो गए, पोले हो गए, पंजाबी का लफ्ज़ है कि पहले बड़े सख्त थे, हार्ड थे। उसकी वजह ये होती है कि एक तो एक एम्पल टाइम मिला उनको डिलीवरी के लिए, उसमें वो डिलीवरी नज़र नहीं आई। दूसरा, जब आप अपने सब मुखालफों की आवाज़ दबा देते हैं तो उसका भी एक मुनासिब वक्त होता है कि जब वो सिंपथी गेन करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी एक तरफा जो आपका एहतसाब होता है उसका भी एक वक्त होता है। तो ये हम सबको, जितने भी लोग माजी में ये चीज़ें देखते रहे, सबको अंदाज़ा था कि ये अल्टीमेटली ये वक्त आएगा और सारे लोग इस पे वार्न भी कर रहे थे। कोई ये हैरान कुन वाक़या नहीं हुआ कि हम इतनी जल्दी ये देखें कि ये होना था। शायद जून के बाद से ये ज़रूरी हो गया था कि ऐसा हो और वो आहिस्ता आहिस्ता धरने पे आके उसका कंक्लूजन हुआ। और अगर धरना 1 महीना लेट होता तो शायद और ज़्यादा हुकूमत कमज़ोर होती। और अब भी आप देखेंगे कि अगले दिनों में अगर इन्होंने डिलीवरी शुरू ना की, अगर कोई पॉलिसियाँ नई ना लाए, अगर अपनी परफॉर्मेंस ठीक ना की तो और तेज़ी से नीचे जाएंगे। एक ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में और पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिर्फ एक वजह से सरवाइव करती है, अगर वो डिलीवर कर रही हो। और बाज़ औक़ात तो गवर्नमेंट डिलीवर भी कर रही हो तो चली जाती है। तो अगर एक गवर्नमेंट डिलीवर भी नहीं कर रही तो फिर तो उसकी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल है।
वैसे यानी कि आप ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का माजी गवाह है कि अगर हुकूमत डिलीवर भी कर रही हो, उसकी कारकर्दगी भी अच्छी हो, उसके पास अक्सरियत भी हो, फिर भी साजिशों के तहत पाकिस्तान में नज़र आया है कि हुकूमतों को कमज़ोर किया गया है। ये जो 15 महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत मजबूत वज़ीर आज़म से अगर इस वक्त कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये किसी साजिश का नतीजा नहीं है, ये अपनी ख़राब कारकर्दगी और गलतियों का नतीजा है, कोई साजिश नहीं उनके खिलाफ? नहीं, देखें, कई काउंट है इसकी, कई वजूहात हैं। पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए या नहीं वोट दिए, सबका ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ कुछ ना कर सकी तब भी छोटी मोटी तब्दीली तो लाएगी। मुल्क के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट बेहतर हो जाएंगे, करप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एहतसाब वाकई ठीक होगा। लेकिन अफसोस ये है कि लोगों की इन तवक्कुआत में से शायद ही कोई पूरी हुई हो सिवाय एहतसाब के, और वो एहतसाब भी जो मुनसफ़ाना एहतसाब से कहीं करके एक जानिबदाराना एहतसाब की हदों को छूने लगा। और फिर ये भी हमें अंदाज़ा था कि जब इस तरह का एहतसाब होता है तो जो करने वाला है एहतसाब, उसकी भी लिमिट्स होती हैं। ज़ियाउल हक की तरह कोई भुट्टो को जेल में मरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसका हिसाब देना पड़ता है। 40 साल से उसका हिसाब दिया जा रहा है, 45 साल से भुट्टो की मौत का। अब अगर नवाज़ शरीफ भी जेल में मार दिए जाते या मर जाते तो और इमरान खान दोनों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती, सियासी सज़ा, और फिर उनका मदावा करना पड़ता 25 साल, 30 साल, 5 साल, 10 साल। तो इससे सब घबराते थे। लेकिन पहले जो हमारे वज़ीर आज़म है वो इससे नहीं घबराए। लेकिन जब सिचुएशन बहुत वर्सन हो गई, उनके इर्द गिर्द लोगों ने उन्हें समझाया होगा या मेडिकल रिपोर्ट्स देखी होंगी उन्होंने, और उन्हें ये समझ आया होगा कि भाई अब या तो आप वो सियासी सज़ा जो है, जो सियासी तावान है मौत का, या उसके लिए तैयार हो जाएं या फिर इन्हें जाने दें। तो मेरा ख्याल है उन्होंने बेहतरी ये समझी कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए ज़मानती बांड और दूसरी चीज़ें कोशिश की, जो कि फिर जो बाकी अवामिल हैं उन्होंने वो नहीं होने दिया। शामी साहब, आप क्या कहिएगा इस सूरत हाल पर? 15 महीने में अचानक एक ताकतवर वज़ीर आज़म, कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, लगता यह है कि उनको यकीन ही नहीं आ पाया कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर बिहेव करते रहे हैं, और आज भी वो अपने ही सबसे बड़े अपोजिशन लीडर आप हैं, और उसके नतीजे में जो ये हनीमून है वो ख़त्म हो रहा है, और अब हक़ाइक़ जो हैं वो सर उठाने लगे हैं। यानी जो उनसे तवक्कुआत थी और जो एक रोमांस था उनके साथ वाबस्ता, अब वो मामला बदल रहा है। अब इत्तेहादी जो हैं, आपने देखा कि वो भी अपनी बात करने लगे हैं, और जो माहौल है वो भी बदला है, मौसम ठंडा हो गया है और कपड़े बदले जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो अदारे हैं, अदारे भी वो बोझ नहीं उठा सकते। यानी एक पेज का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत जो करेगी उसको कंधा दिया जाएगा। हुकूमत को अपना काम करना है, दूसरों को अपना काम करना है। तो एक अभी और नैब के जो चेयरमैन हैं, जिस लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो भी यही खबर दे रहा है। अब कोई कार्रवाई हो या ना हो, किस दर्जे की हो, बड़ी महदूद हो या गैर महदूद हो, लेकिन एक हर चीज़ जो है बदली हुई नज़र आ रही है। और आप देखिए, अभी तो खान साहब ने ऐलान किया था चंद रोज़ पहले, एक कमेटी बनाई थी अपने मीडिया के मामलात को देखने के लिए। आज उनके एक जो हैं मुआवन खसूसी जो मीडिया के, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि और दूसरे जो हैं उनकी समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें। वो कहते हैं कि कोई पता ही नहीं चल रहा कि इख्तियार किसके पास है और कौन इस्तेमाल कर रहा है, और कोई यानी मरकज़ नहीं है फैसला करने का। तो एक बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसको संभालना होगा वज़ीर आज़म को बड़ी कोशिश करके और जिद्दोजहद करके। तो इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है क़यास आराइयाँ भी हो रही हैं, साजिश की बातें भी, फिर हुकूमत की अपनी गलतियों की बातें भी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमज़ोर नज़र आ रही है हुकूमत, और क्या हुकूमत यहाँ से डैमेज कंट्रोल कर सकती है?
देखिए शाहज़ेब भाई, हमारा पाकिस्तान या हमारा ये ख़ित्ता भी कह लें, ये पाकिस्तान कह लें, स्पेशली हमारा समाज कह लें, मुआशरा कह लें, सियासत कह लें, इसमें अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये सुबह कोई पता नहीं कि इसका बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा हो जाए। सुबह जो बात की होती शाम को 180 डिग्री। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको मैं ये ख़बर भी समझ लें, तज्ज़िया भी समझ लें। नंबर 1, सिविल मिलिट्री रिलेशन बहुत आइडियल हैं। जो इस वक्त मिलिट्री क़यादत है वो इमरान खान साहब के पीछे है, उनके साथ है, कोई इख्तलाफात नहीं। यानी ये भी कहा जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर और पीएम मिले तो वो चेहरा संजीदा और मुस्करा रहे थे, इस पे तबसरे हो रहे हैं। फिर करतारपुर जब गए, अब किसी को क्या पता कि वो आर्मी चीफ करतारपुर एक दिन पहले पीएम के विज़िट से होके आए। हमें पीएम हाउस से वो भी पता चला कि पीएम साहब और आर्मी चीफ की बात हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कि आप जाएं, ये सिविलियन पूरा आप ओन करें, ये आपका है और आपका प्रोजेक्ट है और आप करें, हम आपके पीछे हैं। इसी तरह कई मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, जिसको ये एक जानबूझ के उन्होंने कहा कि ये नई तस्वीरें आनी चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर अगर मिल रहे हैं तो इसमें क्या तस्वीर की क्या बात है, क्या तुक है। लेकिन उसको इस तरह हवा दिया गया, इस तरह ये मुझे अब वाकई ये माफियाज़ के कंट्रोल में मुल्क लगता है। और ये गॉड फादर और सिसिलियन माफिया और ये इससे भी बड़े हैं, जो हवाएं देते हैं। एक तस्वीर, एक सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, शाम तक वो उसको सच साबित करके छोड़ते हैं। नंबर 1, ये मैं इस वक्त की बुनियाद तक कह रहा हूँ कि सिविल मिलिट्री रिलेशन बिल्कुल आइडियल हैं और आर्मी चीफ या फौजी क़यादत हुकूमत पाकिस्तान के साथ है और उनके बिल्कुल कोई इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है बड़ी साहब, फिर ये जो इत्तेहादियों का रिलेशन है इसकी ख़राब होने की वजह हुकूमत खुद है, वो कैसे हुआ? चौधरी बिरादरान, MQM, GDA की तरफ से बयानात, अचानक हुकूमत पर, अपनी हुकूमत पर तनकीद, उसकी गवर्नेंस पर तनकीद, फिर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से जो मुतालबा किया उसमें अदलिया पर तनकीद कर गए थे, फिर आज अदालत की तरफ से जवाब आ गए। सारी हुकूमत की अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हुकूमत इस वक्त मुश्किल में नज़र आ रही। तादी नंबर 1 परवेज़ लाई चौधरी बिरादरान, अगर इमरान खान साहब की जगह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते, इमरान खान साहब इस तरह बीमार होते और इमरान खान साहब को जाना पड़ता, तो चौधरी बिरादरान का आज यही स्टैंस होता। उनकी सियासत वो करते इस तरह की हैं, वज़ादारी और बाकी सारी। MQM और GDA ये वजारतों का, और ज़ाहिर वजारतों का तल्लक है, पंजाब का तल्लक है, सियासत है, उसमें हो सकता है और ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो हल हो जाएंगे इस वक्त तक। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। चीफ जस्टिस साहब का अगर ये इफ्तिखार चौधरी साहब होते, अगर साकिब निसार साहब होते तो हो सकता है नोटिस सर्व हो जाता प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब उन कमाल के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो आज खुद नोटिस और जुडिशरी के एक्टिविज़म पर बिलीव नहीं रखते और उन्होंने वो जो फौजदारी मुकदमे निपटाए, वीडियो किए, मॉडल कोर्ट्स बनाई, सारा कुछ किया। तो वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा चुके हैं कि काबीना ने मुझे रोका, हालांकि ये चलो इस बात को ही मान लेते हैं, काबीना ने मुझे रोका और मुझे नवाज शरीफ पर रहम आ गया, तो इसके बाद तो बात ही कोई नहीं रहती। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। फिर उनके अटॉर्नी जनरल और मशीर इतलात कह चुकी हैं कि अदालत ने सारी शर्तें हमारी मानी हैं, शरीफ बिरादरान तो गिरवी हो गए हैं। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, फिर इस लाहौर हाई कोर्ट ECL के मामले पे हुकूमत अपोज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एश्योरिटी बांड था वो उन्होंने करके वो बयान हल्फी हो गया। तो इन सारों को चीज़ों को जोड़कर एक वो जो होते हैं ना प्याली में तूफान लाना, बासी कढ़ाई को उबाल देना, वो हुआ जा रहा है। सब मैं हाफिज भाई साहब, आप भट्टी साहब ने कहा कि वो सूरत हाल अलग होती है अगर वो वाले चीफ जस्टिस होते। आपने भी कहा कि कड़ा जवाब नहीं दिया कोई चीफ जस्टिस साहब ने, बड़ी शाइस्ता अंदाज में उन्होंने वज़ीर आज़म को जवाब दिया या समझाने की कोशिश की है। ये बात आप पाकिस्तान की तारीख को देख कर भी कह रहे हैं कि अगर यूसुफ गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ होते और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी होते तो उन्हें कुछ और ही भुगतना पड़ जाता। अगर नवाज शरीफ या शाहिद हक़ान अब्बासी होते और चीफ जस्टिस साकिब निसार होते तो उन्हें कुछ और ही भुगतना पड़ जाता। पाकिस्तान की माजी करीब की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए भी कोई सख्त जवाब नहीं मिला है वज़ीर आज़म को, बड़े अच्छे अंदाज में समझाया गया। देखें, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो कुछ
एक्शन लेते थे, जो अज खुद कार्रवाइयाँ करते थे, तो उसकी वजह से हुकूमत बड़े प्रॉब्लम में थी। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। इमरान खान साहब को 1 साल तक ऐसी सूरत हाल का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ा। उनके लिए तो बहुत सी मिसालें हैं। देखें ना, वो कह रहे हैं कि ताकतवर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए और कानून है। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूं कि उन्होंने 1 साल में पाकिस्तान में कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया। सानिया साहिबाल को देख लें, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि इनको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, नहीं इंसाफ दिला सके उनको। वो आप जब भी वो ऑपोजिशन में थे तो जब भी हम उनका इंटरव्यू करते थे तो वो एक केस का बहुत हवाला देते थे, असगर खान केस का, कि जनाब इसमें जो है ना ताकतवर लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए जनाब फैसला नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ताकतवर लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कहा कि ये बिल्कुल जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन सियासतदानों ने मुबैना तौर पर एक इदारे से कुछ रकूम लिया उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सुनहरा मौका था इमरान खान साहब के लिए। FIA उनके अंडर था, FIA ने इंक्वायरी करनी थी, लेकिन असगर खान केस में पिछले 13-14 महीने में जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसने उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में कोई काम नहीं किया, कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। इसी तरह परवेज मुशर्रफ का केस देख लें, एक ताकतवर आदमी था। परवेज मुशर्रफ का जो एक साबका वकील है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का वजीर कानून है, और साफ नजर आ रहा है कि पिछले 12-14 महीने में जब भी परवेज मुशर्रफ का केस लगाया गया तो हुकूमत ने उस केस को लटकाने की कोशिश की, परवेज मुशर्रफ को बचाने की कोशिश की, प्रोसिक्यूशन को तब्दील कर दिया। और अब अगर वो केस जो है उसका फैसला रिजर्व हो गया है तो वो सारा क्रेडिट जुडिशरी को जाता है कि जुडिशरी ने फिर भी उस केस की समाअत की और उसका एक फैसला आने वाला है। इसमें कोई क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं जाता, ना तो आम आदमी को, ना ही किसी ताकतवर आदमी को सजा दिलवाने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने कहीं को स्टैंड लिया है। हाँ, स्टैंड वो लेते हैं कहाँ पे? आसिफ जरदारी के खिलाफ। स्टैंड वो लेते हैं कहाँ पे? नवाज शरीफ के खिलाफ। वो स्टैंड लेते हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ। वो स्टैंड लेते हैं ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ। ये सारे उनके सियासी मुखालफिन हैं, लेकिन जहाँ पर उनको खुद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक रोशन मिसाल कायम कर सकते हैं, फॉरेन फंडिंग केस, कि वहाँ पर 5 साल से केस लटका हुआ है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप अपने असर और सूख का इस्तेमाल करके इस केस को लटका रहे हैं, आप इसका फैसला नहीं होने दे रहे। तो वहाँ पर इमरान खान साहब को रजा कराना तौर पर सामने आके कौम को बताना चाहिए कि जनाब आज के बाद तहरीक इंसाफ इस केस को डिले करने के लिए किसी कोर्ट में कोई दरखास्त दायर नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं करते, इसलिए कि वो ताकतवर हैं और वो कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें कोई हवा का रुख नहीं बदला, सिर्फ ये हुआ है कि लोग इंतजार करते रहे कि शायद खान साहब कुछ डिलीवर करेंगे, लेकिन खान साहब ने डिलीवर नहीं किया। उन्होंने दोस्तों को दुश्मन बना लिया और जो दुश्मन थे उनको गले लगा लिया। वो लोग जिनकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो अदलिया के साथ मुहाजराई के रास्ते पे चले और गिलानी साहब उनकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, वो लोग आजकल इमरान खान साहब की आंख का तारा हैं। हम दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ वो ना हो जो यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के साथ हुआ। भाई साहब, आप भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि 2009 के बाद ही एक अलग अदलिया है। नज़र आया नवंबर 2007 में जब आइन और कानून के साथ 100 से ज़ायद जजेस खड़े हुए, ना कि किसी डिक्टेटर के साथ खड़े हो जाते। मगर फिर 2009 के बाद ये तनकीद भी हुई है अदालत पर कि सियासी मामलात में सियासतदानों ने भी अदालत को घसीटा और अदालत खुद ने भी सियासी मामलात में मुदाखलत करती नजर आई। एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिस फैसले को आज कोई बहुत अच्छे अल्फाज में सीनियर कानूनदान याद नहीं रखते। गॉड फादर कह दिया, पिटी द नेशन लिख दिया, सिजिलियन माफिया कह दिया। ऐसी मिसालें हैं। चीफ जस्टिस के अपना जो दौर है आसिफ सईद खोसा साहब की, जाहिर है उस पर यह नहीं मिसाल नजर आती कि कोई सियासी मुदाखलत है, बल्कि मिसाल नजर आती है कि उन्होंने पेंडेंसी निपटाई है। तो आज का स्टेटमेंट एक क्लियर स्टेटमेंट है कि आप अपनी गलतियां अब अदालत पे ना डालें, आप सियासी मामलात में अदालत को ना घसीटें, अपने फैसलों की खुद जिम्मेदारी लें, अब अदालतों पर ना डालें। ये स्टेटमेंट भी है अदालत की तरफ से कि जी इससे अदालत दूर रहेगी इन मामला से। जी, मेरा ख्याल है एक तो आइडियल सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जलसे में इस तरह से अदलिया से मुखातिब होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके चैनल्स मौजूद होते हैं, अटार्नी जनरल होता है, वज़ीर कानून होता है, आप ख़त लिख सकते हैं और बड़े ज़राए होते हैं। तो उसके ज़रिए से अगर उन्हें कोई शिकायत थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बात करते। इसी तरह जजेस जो हैं वो फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, उनके भी मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं हुकूमत के साथ, उससे बोलना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो ये है और मैं इसी का हामी हूँ। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भरे जलसे में अदलिया को मुखातिब किया,
चीफ जस्टिस साहब के महीना 2 रहते हैं, उन्होंने भी हिसाब चुकता किया, फ़ौरन जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बिल्कुल ठीक जवाब दिया, देना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो साल था या पिछले चंद साल थे, इसमें अदलिया ने 1973 के आइन की जमहूरी आज़ादियों, सियासी आज़ादियों और मीडिया के आज़ादी के हवाले से जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है वो नहीं की। हाँ, उन्होंने सियासी फ़ैसले तो किए बड़े बड़े, वज़ीर आज़मों को सज़ा तो दी, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को जेलों में तो डाला, लेकिन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जिन इंसानी आज़ादियों की ज़रूरत होती है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यकीनी बनाता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि स्टेट ने जो भी पाबंदी लगाई उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। चाहे वो मीडिया की आज़ादी थी, इज़हार राय की आज़ादी थी, सियासतदानों को जेल भेजा गया, सियासतदानों की ज़ुबानबंदी हुई, जलसे बंद हुए, दफ़ा 144 लगी, किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि माजी में भी जो अदलिया होती थी वो सियासी और जमहूरी आज़ादियों पर एक्शन लेती थी और सियासी और जमहूरी आज़ादियों को यकीनी बनाती थी। तो जहाँ अदलिया ने अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर नहीं किया और हमेशा माजी की तरह ताकत का साथ दिया है, वहाँ उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, बाकी मुकदमात जो हैं वो अच्छे बनाए हैं। और तहरीक इंसाफ का बिलखसूस जो गिला था और इमरान खान का जो गिला था बिल्कुल बेजा था। तहरीक इंसाफ को तो बहुत जो था अदालतों की तरफ से एक तरह से मैं ये तो नहीं कहता कि वो उन्होंने कोई उनकी हमायत की, लेकिन इनकी सियासत को अदालतों के फ़ैसलों की वजह से बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुंचा। शामी साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अगर हुकूमतें वक्त से पहले और मुंतखब हुकूमतें गिरा दी जाए, चाहे उनकी कारकर्दगी कैसी भी हो, तो पाकिस्तान का भला नहीं हुआ है इसमें, चाहे वो किसी भी तरीके से गिराई गई हों। पर नज़र आता है कि एक तो फिर विक्टिम कार्ड मिल जाता है कि जी हम तो बहुत तरक्की की राह पर लेके जा रहे थे, एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती, मगर चीज़ें नहीं हो सकी और हमें गिरा दिया गया। और फिर एक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ही आता है। तो वो अदम इस्तेहकाम ना आए और हुकूमत 5 साल पूरे करे, क्योंकि माजी से हमें सीखना चाहिए कि हुकूमत के गिरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को अब क्या करना चाहिए कि अपनी ताकत वापस गेन करें, अपने इत्तेहादियों का कॉन्फिडेंस भी वापस गेन करें? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, और हुकूमत को गिराने का एजेंडा भी किसी का नहीं था। जब मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि हम असम्बलियों को तस्लीम नहीं करते और हमें इनमें जाना नहीं चाहिए, तो किसी ने उनकी तायीद नहीं की। और अभी भी आपने देखा कि जो धरना हुआ है उसमें भी जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने उसमें सर धड़ की बाजी नहीं लगाई, वो उस तरीके से उसमें शरीक नहीं हुई। और फिर मौलाना का जो प्लान बी था वो भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका। तो अपोजिशन भी चाहती है कि इमरान खान साहब को वक्त मिले और सिस्टम चले, तो खान साहब को खुद भी तो तहैया करना होगा ना। अगर वो इन्हीं बातों में लगे रहेंगे और ताने देने में और फप्तियां कसने में और अपने किए हुए को दूसरों के नाम लगाने में, जैसा कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हुजूर इजाज़त तो आपने खुद दी है नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की, उन्होंने हाई कोर्ट ने तो सिर्फ मॉडलिटीज़ तय की हैं। तो इसलिए आप अपनी जो अपने काम हैं वो आप कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उठाएं। लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूजन है, उनके जो वज़रा हैं, उनके जो गवर्नर हैं, वो एक की सुर दूसरे से नहीं मिलती। पता नहीं वो खान साहब को जवाबदेह हैं, किसी दूसरे को जवाबदेह हैं, या किसी को भी जवाबदेह नहीं है। ये बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये ऐसा एक यानी साज इस तरह बज रहा है और कवाली हो रही है कि एक की सुर दूसरे के साथ बिल्कुल हम आहंग नहीं है। बट साहब, आप भी बताइएगा, जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत मजबूत एहसाब के मालिक शख्स हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, मगर पिछली तकरीर में गुस्से में नजर आए, इत्तेहादी जिस तरीके से और एक कमज़ोरी नजर आ रही है। क्या करना क्या चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान को इस सूरत हाल से निमटने के लिए, निकलने के लिए और हुकूमत को आगे अपने रिफॉर्म एजेंडा बढ़ाने के लिए? बस फायर फाइटिंग में ही ना लग जाएं और बयानबाजी और मीडिया मैनेजमेंट में। इमरान खान साहब का जो आपने कहा, इमरान खान साहब का सबसे जो इमरान खान साहब का इस वक्त मुखालिफ है वो इमरान खान खुद है। इमरान खान साहब की गवर्नेंस है, इमरान खान साहब की टीम में तब्दीली, उन्होंने तब्दीलियों का सिलसिला शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि आगे तक जाएगा।
बाकी आप कंफर्ट लेवल देखें इमरान खान साहब का। नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए वोट को इज्जत दो पार्ट 2 फिल्म और इनकलाब और मज़ामत के साथ लंदन जा चुके हैं। मरीम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश है। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान एफ, प्लान जी के साथ रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी अब पीपल्स पार्टी जहाँ भी होती है वो इखलाकी हिमायत करती है। तो इमरान खान साहब का कौन है जो इस वक्त करे? वो है इमरान खान साहब खुद। अब IMF की रिपोर्ट के बाद एक थोड़ा सा लगा है कि मईशत बेहतरी की सूरत में हुई है, लेकिन ये रिलीफ नीचे पहुँचाना। फिर जो सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर ख़जाना साहब को या बाकियों को 17 रुपये किलो टमाटर नहीं बेचने चाहिए, 5 रुपये किलो मटर नहीं बेचने चाहिए। ज़ुबानों को प्लीज़ कंट्रोल करना चाहिए। और आपका अगर प्राइम मिनिस्टर आपका जो पार्टी कायद कह रहा है कि मुझे नवाज शरीफ पर रहम आ गया, तो नीचे आप किस तरह कर रहे हैं? या तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि वो जो रियासत मदीना की बात करते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते हैं, वो स्टैंड वो खड़े हो जाते, कहते कि नवाज शरीफ मुजरम है, सजा याफ्ता है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, फिर भी हम साथ होते। तो दूसरी, आज हसन निसार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि प्राइम मिनिस्टर थोड़े से कंफ्यूज हैं। रहम मशरूत नहीं होता, रहम मशरूत नहीं होता। रहम में ये नहीं होता कि मैं रहम भी खा रहा हूँ और अशोर्टी बांड भी दे दो। रहम होता है या रहम कर दिया या छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पैनल मौजूद था, उनकी राय आपने सुनी। साथ ही फॉरेन फंडिंग केस में भी डेवलपमेंट हुई है, उसकी तलवार अपनी जगह लटक रही है। आज क्या हुआ उसमें मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का प्लान ए और बी नाकाम हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ने अपनी उम्मीदें तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलने वाले गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग केस से जोड़ ली हैं। प्लान ए और प्लान बी का मकसद था वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा लेना, उसमें नाकामी हुई और अब गैर मुल्की फंडिंग केस की तरफ ऑपोजिशन की नज़रें हैं, जो इलेक्शन कमीशन में 5 साल से चल रहा है मगर इसका फैसला नहीं आ रहा है। इसलिए ऑपोजिशन की रहबर कमेटी ने आज गैर मुल्की फंडिंग केस में ताख़ीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया और इस मौके पर रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। एहसान इकबाल साथ मौजूद थे और क्या मुतालबा किया, देखिए। तशवीश है सब सियासी जमातों को कि ये केस क्यों अल्तवा में रखा गया है। सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अभी चूंकि उसका वक़्त भी बहुत कम है और हम चाहेंगे कि ये तारीख़ी फ़ैसला वो अपनी मुकर्रर मुद्दत में कर लें और हमारी इल्तिजा है कि वो डे टू डे इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पे कर लें कि इसमें ताख़ीर ना हो और ये केस जो है फौरी तौर पे हल हो जाए। और जब इंशाल्लाह ये इख्तिताम पे होगा तो ये पार्टी भी नहीं रहेगी, ये हुकूमत भी नहीं रहेगी। ऑपोजिशन समझती है कि फंडिंग केस का फैसला हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा मगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस केस से परेशान नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का तर्जुमानों के इजलास में कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, इत्मीनान रखें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सारे अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ऑपोजिशन अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए हुकूमत के खिलाफ बयानिया बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आज ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी गैर मुल्की फंडिंग केस की तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की दरख्वास्त दायर कर रखी है और दोनों जमातों पर अमरीका और बरतानिया से गैर कानूनी फंडिंग हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के कई इजलास हो चुके हैं मगर तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता दिनों स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें लीक होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को 4 दरख्वास्तें दी मगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत की ताकि जल्द फैसला हो सके। मगर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ पर इस केस में ताख़ीरी हरबों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं और आज भी इस किस्म का मामला उस वक्त सामने आया जब तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने समाअत की मगर तहरीक इंसाफ के वकील शाह खबर पेश नहीं हुए, जिस पर समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरीके से मुलतवी समाअतें होती रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।